हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, तो 7 फीचर्स देखा था। पहला हमारा था स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा हमारा था स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। तीसरा हमारा था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ हमारा था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ हमारा था नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। सिक्स्थ हमारा था इमरजेंसी प्रोविजंस। सेवेंथ हमारा था सिंगल सिटीजनशिप। अब हम एट्थ फीचर देखेंगे। तो एट्थ फीचर में क्या है, इसमें है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो निम्नतम न्यायालय हैं वहां तक एक ही न्यायिक संरचना की गई है जो संविधान के अनुसार काम करती है। यही हम आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। The Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the state high courts below it. इसका मतलब यह है कि जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है, और जो राज्य के हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, वो उसके नीचे आते हैं। नेक्स्ट है This single system of court enforces both the central laws as well as state laws. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम है इसका क्या फायदा है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही जो न्यायालय प्रणाली है, एक ही जो सिस्टम है, वो केंद्रीय कानून यानी कि सेंट्रल लॉज और राज्य कानून स्टेट लॉज दोनों को लागू करती है, दोनों को इन्फोर्स करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन यूएस ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट whereby the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws by the state judiciary. अब हम एक कंपैरिजन देखेंगे यूएस से, यानी कि अमेरिका से। तो अमेरिका में दोहरी न्यायालय प्रणाली चलती है। न्यायालय प्रणाली का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जो संघीय कानून है, फेडरल लॉज है, और जो स्टेट लॉज है, वो अलग अलग न्यायालय प्रणाली के हिसाब से काम करती है। तो जो हमारे संघीय कानून है, उन्हें संघीय न्यायपालिका लागू करती है, यानी कि जो फेडरल लॉज है उसे फेडरल जुडिशरी लागू करता है, जबकि जो राज्य कानून है उन्हें राज्य न्यायपालिका लागू करती है। अब हमारा नाइन्थ फीचर है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है ये? तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे काफी इम्पोर्टेंट पदों पर कार्य करती है। और इन सेवाओं में भर्ती जो है वो यूपीएससी के द्वारा की जाती है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। In US, the federal government and the state government have their separate public services. अब इसका क्या मतलब है? तो जो संयुक्त राज्य है, यूएस है, अमेरिका, उसमें संघीय सरकार और राज्य सरकार की अपनी अलग अलग लोक सेवाएं होती हैं। वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो जैसे कि इन इंडिया ऑल्सो द सेंटर एंड स्टेट्स हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज। इंडिया में भी सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य का अपना अलग अलग पब्लिक सर्विस है, लोक सेवाएं हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है? बट इन एडिशन, इसके अलावा देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस विच आर कॉमन टू बोथ सेंटर एंड द स्टेट। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो केंद्र और राज्य है, यूएस में क्या था, दोनों स्टेट और सेंटर का
अपना अपना अलग अलग पब्लिक सर्विसेज था। और यहाँ पे इंडिया में भी स्टेट और सेंट्रल दोनों का सेपरेट पब्लिक सर्विस है। लेकिन उसके अलावा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, जैसे कि मतलब इसके अलावा जो आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया, आईएफएस हो गया, भारतीय वन सेवा हो गया, आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सब जो है वो ऑल इंडिया सर्विस भी होती है, और जो कि केंद्र और राज्य, स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए समान रूप से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द members of the services are recruited and trained by the center, which also possess ultimate control over them. तो आगे, thus these services violate the principle of federalism under the constitution. इसका क्या मतलब है? जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो सदस्य हैं, वो सेंटर द्वारा भर्ती किए जाते हैं, केंद्र के द्वारा भर्ती किए जाते हैं और प्रशिक्षित भी किए जाते हैं, ट्रेन भी किए जाते हैं। और जो केंद्र है उनका अल्टीमेटली कंट्रोल रहता है इन सर्विसेज पे। अल्टीमेटली जो मेन कंट्रोल है वो सेंटर का ही है। ठीक है, तो ये जो सेंटर का कंट्रोल है इन मेंबर्स पे, तो ये जो है वो वायलेट कर देता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को। Thus these services violate the principle of federalism under the constitution. तो ये वायलेट कर देता है। वायलेट क्या कर देता है, क्यों कर देता है वायलेट? तो पहले हमको देखना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है संघवाद का सिद्धांत। तो उसके अनुसार क्या होता है, केंद्र और राज्य, जो सेंटर है और स्टेट है, उन दोनों के बीच जो पावर्स का डिवीजन हुआ है, शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, और दोनों स्तरों पर सरकार जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। जिस हिसाब से डिवाइड हुआ है उस हिसाब से वो अपना अपना पावर्स एग्जीक्यूट कर सकता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो मेंबर्स हैं इन सर्विसेज के, उन्हें ट्रेन और रिक्रूट कौन करता है? वो हमारा सेंटर ही करता है। तो सेंटर कर रहा है, और जो अल्टीमेट कंट्रोल है इन मेंबर्स पे वो किनका है? सेंटर का है। तो अल्टीमेट कंट्रोल तो सेंटर का हो गया, पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म क्या बोलता है कि दोनों जो स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग कर सकती हैं, पर यहाँ तो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सेंटर का अल्टीमेट कंट्रोल हो गया ना। अल्टीमेटली सेंटर उसको कंट्रोल करेगा। अगर स्टेट बोल रहा है कि नहीं आप ऐसे करो, बट सेंटर ने कहा नहीं आप वो नहीं करो, तो अल्टीमेटली कंट्रोल हो गया। तो इससे क्या होता है, ये जो इस टाइप की जो सर्विसेज हैं वो वायलेट करती हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 10th फीचर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, यानी कि एकीकृत लेखांकन परीक्षा मशीनरी। इसका क्या मतलब है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हमारा स्टेट है, सरकारी विभाग है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, तो उनमें जो भी वित्तीय लेन देन हो रही है आपस में या फिर बाहर, उनके खातों को जांचना, प्रॉपर चेक करना, ये इनका काम है। सो आगे देखते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडियन ऑडिट्स the accounts of not only the central government but also those of the states, but his appointment and removal is by the president without consulting the states. इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये है क्या? कैग, शॉर्ट फॉर्म में हम कैग भी बोलते हैं। तो कैग का क्या मतलब है? कैग का मतलब होता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका मतलब है यह एक ऐसी संस्थान है, ये एक संस्थान है जिनका एक प्रॉपर काम है। काम क्या है? तो भारत सरकार और राज्य सरकार, उनके वित्तीय लेन देन और उनके खातों की जांच करना, ये इस संस्थान का काम है।
इस संस्था का यही काम है। अब क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना इस संस्था का काम है। ठीक है, किस संस्था का? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। बट हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज बाय द प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब है? तो जो ये हमारे कैग हैं, सीएजी, उनकी नियुक्ति और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। बिना राज्यों के परामर्श के वो उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, hence this office restricts the financial autonomy of the state. The American Controller General, on the contrary, has role with respect to the accounts of the states. अब यही अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका से, तो अमेरिका से कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो कंट्रोलर जनरल हैं, उनका जो है वो राज्य लेखा में कोई भूमिका नहीं है। राज्य के वित्तीय लेन देन और उनका प्रॉपर डेटा रखना, ये उनका काम नहीं होता है। ठीक है, वहाँ अलग अलग चलता है। अमेरिका का कंट्रोलर जनरल, मतलब सेंटर का कंट्रोलर जनरल अलग है और स्टेट का अलग है। स्टेट के अकाउंट्स के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अब 11th फीचर देखेंगे हम। तो 11th फीचर क्या है? पार्लियामेंट्स ऑथोरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, यानी कि संसद का राज्य सूची पर अधिकार। तो इसका क्या मतलब है? तो संसद का राज्य सूची पर अधिकार होना, इसका अर्थ यह है कि संसद को राज्य सूचियों पर विषयों, राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार है, और उन चीजों पर जो कि जनरली राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इवन इन द लिमिटेड स्फेयर ऑफ द ऑथोरिटी अलॉटेड टू देम, द स्टेट्स डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल। जो राज्य को जो भी पावर मिले हुए हैं, राज्यों के पास जो भी अधिकार हैं, काफी लिमिटेड है। तो वो जो लिमिटेड पावर्स हैं, उसमें भी उनका प्रॉपर नियंत्रण नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। सेंटर उसमें सेंटर की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सकता है। फुल कंट्रोल स्टेट का उस पे भी नहीं है। जो भी उनका लिमिटेड ऑथोरिटी का एक स्फेयर है, उसमें भी सेंटर इंटरफेयर कर सकता है, फुल कंट्रोल स्टेट के पास नहीं होता है। आगे देखते हैं। The Parliament is empowered to legislate on any subject of the state list if Rajya Sabha passes a resolution to that effect in the national interest. अब इसका क्या मतलब है? तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है, ऐसा प्रस्ताव जिस पर राष्ट्र, मतलब अगर राष्ट्र हित में कुछ करना हो राज्यसभा को, तो राज्यसभा के प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। और ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? तो जो राज्यसभा है, हमारा राज्यसभा है, उसका 2/3, 2/3 मेजॉरिटी जो है, 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें जिस जो कि राष्ट्र हित में हो और किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, तो अगर ऐसा करती है राज्यसभा प्रस्ताव पारित, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। भले ही वो स्टेट के राज्य, मतलब राज्य सूची में वो सब्जेक्ट जो है वो स्टेट के लिस्ट में आता हो, वो विषय राज्य के सूची में ही क्यों ना आता हो, संसद उस विषय पर कानून बनाने का
संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। Next, this means that the legislative competence of the parliament can be extended without amending the constitution. Notably, this can be done when there is no emergency. तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि संविधान में बिना संशोधन के, कि बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी संशोधन के विधायी शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं हम फंक्शंस। ठीक है, पार्लियामेंट के फंक्शंस। Notably, this can be done when there is no emergency of any kind. और बिना किसी आपातकालीन स्थिति के भी हम ये काम कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। बिना किसी आपातकालीन स्थिति के भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी अमेंडमेंट, बिना किसी इमरजेंसी के भी हम ये रूल लागू कर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट है 12 पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का क्या मतलब है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। आगे देखते हैं। द गवर्नर हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भाई जैसा कि अभी मैंने बोला, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? तो जो राज्यपाल हैं, जो राज्य के प्रमुख हैं, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह नियुक्ति आमतौर पे केंद्र सरकार की सलाह पर होती है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति और जो कार्यकाल है उनका, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है ही ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। और ये क्या, जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। थ्रू हिम द सेंटर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट। अब ये जो गवर्नर है, राज्यपाल है, तो जो भारत में जो केंद्र सरकार है वो राज्यों पर नियंत्रण रखती है इन्हीं के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्टेड हेड इन द कॉन्ट्ररी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्टेड हेड इन द स्टेट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा रिपीट हो गया। इसका क्या मतलब है? तो जो अमेरिकी संविधान है उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था उसके ऑपोजिट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो जो राज्य हैं, राज्यों में एक इलेक्टेड हेड होता है, निर्वाचित मुखिया होता है इन सब चीज़ों के लिए, राज्य के लिए स्पेशल होता है। और इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो इंडिया में जो होता है वो इंडिया ने कहाँ से अपनाया है? इंडिया में तो एक सेंट्रल हेड है बस। तो इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया अडॉप्टेड द कैनेडियन सिस्टम। भारत में ये जो है वो कनाडा के सिस्टम से ये चीज़ को अपनाया है, जिसमें केंद्र और राज्य उनके बीच में पावर्स का डिवीज़न है, प्रॉपर डिवीज़न है कि कौन सा फंक्शन सेंटर करेगा, कौन सा स्टेट करेगा। अल्टीमेटली पावर तो सेंटर का ही होता है, लेकिन कुछ हद तक जो स्टेट के पावर्स होते हैं वो उनका सेपरेट होता है। 13 पॉइंट है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी का क्या मतलब है? एकीकृत चुनाव तंत्र। आगे देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन नॉट ओनली टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर बट ऑल्सो टू द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि जो भारत में चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो न केवल केंद्रीय विधायिका के लिए बल्कि राज्य विधायिका के लिए भी चुनाव आयोजित करता है। और यह जो जिम्मेदारी है वो मुख्य रूप से भारत के चुनाव आयोग को सौंपी गई है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। But this body is constituted by the president and the states have no say in this matter. तो ये जो संस्था है,
ये जो इलेक्शन कमीशन, ये इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है ये संस्था, और इसमें राज्य कोई अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस मामले में उसका कोई अधिकार नहीं है उसके गठन करने में। आगे देखते हैं। दिस position is same with regard to the removal of its members as well as। तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि गठन में स्टेट अपना कुछ अधिकार नहीं दिखा सकता है, वैसे ही अगर मेंबर्स को हटाना पड़ा, इलेक्शन कमीशन से उनके कुछ सदस्यों को हटाना पड़ा, तो इस प्रक्रिया में भी राज्य का कोई सीधा अधिकार नहीं है। स्ट्रेटली इनका कोई रोल नहीं है हटाने में, वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही होगा। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, यूएस हैज सेपरेट मशीनरीज फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल। तो यही अगर हम दूसरी ओर देखें यूएस गवर्नमेंट में क्या होता है, वहां पे संघीय और राज्य स्तर पर चुनाव आयोजित करने के लिए अलग-अलग तंत्र होते हैं, अलग-अलग संस्था होती है। संघीय स्तर पर चुनाव आयोजित करने के लिए अलग तंत्र है और राज्य स्तर पर करने के लिए अलग तंत्र है। दोनों अपना सेपरेट है। ठीक है। 14th फीचर है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। वीटो ओवर स्टेट बिल्स यानी कि राज्यों के बिलों पर वीटो। अब हम देखेंगे वीटो क्या है। व्हाट इज वीटो? तो वीटो को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वीटो पावर को हम अस्वीकृति शक्ति भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तो ये एक ऐसा टाइप का पावर है, ऐसी शक्ति है जिसके तहत कोई उच्च अधिकारी या संस्था किसी निर्णय, विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है या उसे पारित होने से रोक सकती है, उसको वीटो पावर को। और वीटो जो पावर है उनको अलग-अलग लेवल्स पे यूज किया जा सकता है। तो और कुछ ही कंट्रीज हैं जो वीटो पावर यूज कर सकते हैं। टोटल 5 कंट्री हैं जो वीटो पावर को यूज कर सकते हैं। तो वो कौन-कौन सी कंट्रीज हैं? तो 5 कंट्रीज में आपकी कंट्रीज का नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। जिसमें कि जो चाइना है उसने अभी तक वीटो पावर्स को 19 टाइम्स यूज करा है, और जो फ्रांस है उसने वीटो पावर्स लास्ट जो यूज किया था फ्रांस ने वो 1989 में यूज किया था। और रशिया ने, सोवियत यूनियन ने सबसे ज्यादा टाइम्स यूज किया है, 129 टाइम्स यूज किया है वीटो पावर को। और यूके ने 29 टाइम्स यूज किया है और यूएस ने 50 टाइम्स। तो ये टोटल 5 कंट्रीज है जो इंपॉर्टेंट है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ये सारी वीटोज कंट्री हैं, वीटो कंट्रीज हैं, सॉरी। नेक्स्ट है the governor is empowered to reserve certain type of bills passed by the state legislature for the consideration of the president। इसका क्या मतलब है? तो जो राज्यपाल है वो राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो जो राज्यपाल हैं वो कुछ विशिष्ट विधेयकों, कुछ विशिष्ट बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन withhold his assent to such bills not only in the first instance but also in the second instance. Thus the president enjoys absolute veto and not suspensive veto over the state bills. अब राष्ट्रपति जो है वो ऐसे बिल्स, ऐसे विधेयकों को अपनी सहमति देने से रोक सकते हैं, न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकते हैं। अब जो प्रेसिडेंट है एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो नॉट एंड नॉट सस्पेंसिव वीटो ओवर स्टेट बिल्स। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधेयकों पर पूर्ण वीटो का आनंद ले सकते हैं, पर स्थगन वीटो पर नहीं ले सकते हैं, नॉट फॉर सस्पेंसिव वीटो। यहाँ पे हमारा वीडियो एंड